दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2025 में रिलीज हुई एक अजीब सी डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इसी एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक लोक कथा जैसी बैक स्टोरी से होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ इलाके में लोग करियन कुट्टी नाम के एक देवता की पूजा करते हैं। तो कहीं उसी शक्ति को कलड़ी मुत्तप्पन कहा जाता है। माना जाता है कि बहुत समय पहले एक आदमी या कहे तांत्रिक ने करियन कुट्टी की कड़ी साधना करके उसे प्रसन्न किया था, जिसके बदले उसने उससे वरदान लिया था। फिर इसी तपस्या के बदले उसे करीब 64 तरह की शक्तियां मिली, जिनमें से एक थी उड़ी विद्या या कहें औड़ी विद्या। इस विद्या की मदद से वो आदमी दूर दूर तक जा सकता था और रातों रात ऐसे काम कर सकता था जो आम इंसान के लिए नामुमकिन थे। शुरुआत में वो इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करता था, क्योंकि उस समय जमींदार गांव वालों पर जुल्म ढाते थे। बली, मारपीट, जबरदस्ती ये सब आम बात होती थी। इसलिए ये आदमी ओडी विद्या का इस्तेमाल करके ऐसे जमींदारों को सबक सिखाता था। फिर आगे समय बीतने के साथ साथ ये विद्या उसके खानदान में कुछ और लोगों तक फैली और इसके बाद पीढ़ियां गुजर गई। इसके बहुत साल बाद उस ओडी विद्या की भनक कुछ जमींदार तक भी पहुंच गई। फर्क बस इतना था कि जहां पहले इस तंत्र का इस्तेमाल जालिमों के खिलाफ होता था, अब कुछ लालची जमींदार इन्हीं जादूगरों को पैसे और ताकत दिखाकर अपने काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। अब आज के दौर में ज्यादातर लोग उड़ी विद्या का नाम सुनकर इसे सिर्फ एक मिथक, पुरानी कहानी या अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये विद्या आज भी इस दुनिया में मौजूद है और उसी विद्या से जुड़ी है आज की ये कहानी। अब इस इंट्रो के बाद कहानी आती है प्रेजेंट डे पर। केरल के एक बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे गाँव में यही रहता है वेलू, जो गाँव के कुछ लड़के लड़कियों को कलरी पाइट सिखाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि कलरी पाइट असल में सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट्स में से एक है, जिसका ओरिजिन करीब 3000 साल पहले भारत के केरला से हुआ था। खैर, अब इसी विद्या को सीखने के लिए अक्सर आता है अभि नाम का लड़का, जो वेलू का स्टूडेंट है और साथ में गाँव के बड़े जमींदार का बेटा भी। साथ ही हम देखते हैं कि इस वेलू की बेटी देवी दिल से अभि को चाहती है और अभि भी उसके लिए उतना ही पागल है। अब इसी विद्या को सीखने एक और लड़का आता है, जिसका नाम है सुनील। ये सुनील भी देवी से प्यार करता है, मगर ये सिर्फ वन साइडेड है, क्योंकि देवी उसे नोटिस तक नहीं करती। इसी बीच एक दिन सुनील का बाप वासु वहाँ आता है और वो देख लेता है कि वेलू की बेटी और जमींदार का बेटा एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे हैं, पास बैठकर बातें कर रहे हैं और यही सब उसका बेटा सुनील तांका झांकी करके देख रहा होता है। इसलिए अब वो उससे कहता है कि मास्टर जी की बिटिया और जमींदार के लड़के का चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम यहाँ खड़े होकर उन्हें घूर रहे हो। भूलो मत, वो जमींदार का बेटा है, इसलिए उल्टे सीधे कदम मत उठाना और ये बात किसी को मत कहना। चलो अब घर चलो। इस तरह वो सुनील को वहाँ से हटा देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जमींदार वेलू को अपने पास बुलवाता है। अब वेलू आदतन सम्मान में थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है, इसलिए जमींदार हंसते हुए कहता है, अरे वेलू, इतनी दूर क्यों? जमाना बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ, पास आ जाओ। फिर वो असली बात पर आता है कि कुछ दिनों से मेरे बगीचे से नारियल चोरी हो रहे हैं, लेकिन ना कोई आवाज आती है और ना ही कोई निशान या सबूत मिलता है। हालांकि मैंने एक बार वासु को भी रात भर पहरे पर लगाया था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं दिखा। इसलिए मुझे लगता है ये चोरी ओडी विद्या से हो रही है, जिस वजह से हमें कोई सबूत नहीं मिल रहे। फिर वो सीधे कहता है, सुना है तुम्हारे खानदान में ये विद्या थी, इसलिए तुम ही हमारी मदद करो और उस ओडी विद्या से इन चोरों को पकड़ो। अब ये सुनकर वेलू घबराकर साफ कहता है कि जमींदार जी, मुझे इस विद्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हालांकि हो सकता है कि मेरे पुरखे ये सब करते होंगे, पर मैं नहीं। लेकिन जमींदार उससे कहता है कि जो भी हो, पर तुम इस बारे में पता करो, सीखो या जो करना है करो, बस ये चोरी रुकनी चाहिए। तो वेलू मजबूरी में कोशिश करूंगा ये कह देता है। असल में उसे पता है कि जब जमींदार मदद मांगता है तो मना करने का मतलब दुश्मनी मोल लेना। खैर, अब उसी रात सच में कुछ चोर जमींदार के बागान में घुस जाते हैं और पेड़ों से नारियल उतारने लगते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पर वेलू पहरे पर होता है। अब उसे ओडी विद्या भले ना आती हो, मगर कलरी पाइट में उसका हाथ तगड़ा था, जिस वजह से वो अंधेरे में भी उसकी हरकत भांप लेता है और एक के बाद एक सारे चोरों को दबोच लेता है। फिर सुबह होते ही जमींदार उन्हें बंधा हुआ देखता है और गुस्से में भड़क उठता है। लेकिन तभी चोरों में से एक सच उगल देता है कि हमने अपनी मर्जी से चोरी नहीं की, बल्कि हमें भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भाई है।
अब ये सुनकर जमींदार के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई को सुनाता है कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इसके बाद देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि घर का आदमी ही चोर निकला। लोग जमींदार के भाई के बारे में खुलकर अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। उधर अभि और देवी हर रोज गांव में थोड़ा दूर जाकर झरने के पास मिलने जाते हैं और वहां वो दोनों अपने भविष्य की बातें करते हैं। इस बीच देवी डरते डरते कहती है कि अगर हमारे बारे में मेरे पिताजी को पता चला तो वो तो मुझे मार देंगे या तुम्हारे पिताजी मुझे खत्म करवा देंगे, क्योंकि तुम जमींदार के बेटे हो और मैं नीची जाति की लड़की हूँ। पर यह सुनकर अभि उसका हाथ थामकर कहता है कि तुम बार बार मरने की बातें क्यों करती हो? हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम इस गांव से कहीं और दूर चले जाएंगे, साथ जिएंगे पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दूसरी तरफ जमींदार का भाई अपमान से तिल मिलाकर वासु के पास आता है। वो कहता है कि उस वेलू ने मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ना वो उन चोरों को पकड़ता और ना मेरा राज खुलता, इसलिए अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हें वेलू को मारना होगा। उसके हिसाब से उसके पास एक साफ प्लान होता है, इसलिए वो वासु से कहता है कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए आज वेलू करियन कुट्टी के देवता के पास जाकर पूजा करेगा और उसी जगह पर तुम उसे मार देना, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वासु अंदर से थोड़ा डरा होता है, इसलिए वो साफ मना कर देता है कि जमींदार साहब मैं ये काम नहीं कर सकता। पर फिर भी जमींदार का भाई अपना इरादा नहीं छोड़ता। आगे हम देखते हैं कि रात होती है, ऊपर से ये अमावस्या की रात थी तो चारों तरफ अंधेरा था। इस तरह वेलू हमेशा की तरह अमावस्या को आता है और करियन कुट्टी की मूर्ति के सामने पहुंचता है। असल में ये देवता ही उसके खानदान के आराध्य हैं और इनके पुरखे इन्हीं के नाम से ओडी विद्या सीखते थे। अब वेलू भी पूजा शुरू करके बैठ जाता है और उसी समय थोड़ी दूर पर झाड़ियों की ओट में जमींदार का भाई अपने 2 गुंडों के साथ पहुंच जाता है। फिर वो फुसफुसाकर कहता है, लगता है वेलू पूजा में डूबा है और यही सही समय है इसे खत्म करने का। इसके बाद तीनों हाथ में हथियार लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो देवस्थान की सीमा के करीब आते हैं वैसे ही हवा अचानक से तेज हो जाती है। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो या चेतावनी दे रहा हो। लेकिन इसके बावजूद ये तीनों आगे कदम बढ़ाते हैं तो तभी अचानक इनके सामने एक सफेद गाय कहीं से आ जाती है और सीधे उन तीनों पर हमला कर देती है। असल में ये वही गाय थी जिसे लोग करियन कुट्टी के देवता से जोड़कर देखते थे और आज रात वो अपने भक्त वेलू की रक्षा के लिए आई थी और शायद वो तीनों को मार भी देती है। उधर वेलू मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा होता है, इसलिए उसे इस लड़ाई की भनक तक नहीं लगती। अब जिस मूर्ति के सामने वो सिर झुकाए बैठा है उससे जुड़ी एक अलग कहानी है और उसी कहानी को बताने के लिए सीन अब फ्लैशबैक में चला जाता है। अब कई साल पहले हम माया नाम के एक नौजवान को देखते हैं। एक दिन वो गांव के कुछ लड़कों के साथ कुश्ती कर रहा होता है। फिर दांव पर दांव बदलते हुए खेल उस मोड़ पर पहुंचता है जहां माया हारने वाला था, लेकिन उसी समय वहां से पुनी नाम की लड़की गुजरती है। फिर माया की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो उसके अंदर अचानक से नई ताकत आ जाती है, सिर्फ इस डर से कि पुनी के सामने वो हारा हुआ ना दिखे। वो आखिरी पल में पलटवार करके ये मुकाबला जीत जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त चौंक कर पूछते हैं, अरे तू तो हार रहा था, अचानक जीत कैसे गया? तो माया मुस्कुराकर सच बता देता है कि रास्ते से पुनी जा रही थी। आखिर मैं उसके सामने कैसे हार जाता? मैं उसे बहुत चाहता हूँ। पर उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे वो तुझे देखती तक नहीं, यहाँ तक कि तेरी तरफ ध्यान भी नहीं देती। तो ये सुनकर माया कहता है, आज नहीं देखती तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो देखेगी, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब कुछ देर के बाद माया अपने घर लौटता है। यहाँ उसका पिता कहता है, आज ज्योति दिखने वाली है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ। इधर पुनी के घर पर उसकी छोटी बहन को पीरियड्स आया होता है, इसलिए रीति रिवाज के मुताबिक वो पूजा में नहीं जा सकती थी। तो वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी तुम जाओ, मैं यहीं एडजस्ट कर लूंगी, वैसे भी थोड़ी देर की ही तो बात है। अब पुनी अपने मामा के साथ पहाड़ की तरफ जाती है जहाँ गांव के सारे लोग पहले से जमा होते हैं। दरअसल हर साल पहाड़ी के उस पार इन गांव वालों को दूर किसी जगह पर एक तेज रोशनी यानी एक ज्योति नजर आती है। लोग मानते हैं कि ये देवी माँ का दर्शन है, वही देवी जो उनकी रक्षा करती है और उनकी फसलों, परिवार और पूरे गांव पर कृपा रखती है। अब जिस दिन ये ज्योति दिखाई देती है उस दिन गांव में फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। अब ऐसे ही आज भी कुछ देर इंतजार के बाद पहाड़ी के पास एक चमकती रोशनी उभरती है, जिसके बाद सभी लोग हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहने लगते हैं, देवी माँ हमारे गांव की रक्षा करती रहना और हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करना। इसके बाद पूजा खत्म होती है और सभी रस्में पूरी होती हैं। इस तरह अब पुनी जब मामा के साथ वापस घर लौटती है
तो घर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं पर जम जाते हैं। यहाँ उसकी छोटी बहन खून में लथपथ फर्श पर पड़ी होती है। चेहरे पर चोटें, शरीर पर निशान साफ बताते हैं कि पहले उसके साथ गलत काम हुआ है और फिर उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अब इसी बीच पुनी की नजर जमीन पर पड़ी एक सोने की अंगूठी पर जाती है और वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, क्योंकि उसकी बनावट, नक्काशी और वजन से ये साफ था कि ये किसी जमींदार के घर का गहना है। यानी ये काम उसी घराने के किसी आदमी का है, लेकिन किसका? अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चलने लगता है कि आखिर मैं उस आदमी को कैसे ढूंढूं। इस तरह अब वो तय करती है कि रोज जमींदार के घर के आसपास चोरी चुपके जाकर बातें सुनेगी, जिससे उसे कुछ अंदाजा लगेगा। फिर कुछ समय के बाद एक रात का सीन आता है, जहाँ एक जमींदार अपनी छोटी कुटिया जैसी हवेली में बैठा खूब शराब पी रहा होता है। उसके सामने उसका एक खास आदमी, उसका काम करने वाला नौकर खड़ा होता है। अब जमींदार नशे में धुत हंसते हुए कहता है कि क्या लड़की लाया था तू मेरे लिए, बहुत मजा आया। तभी नौकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। जमींदार जी, इसी खुशी में मेरे नाम थोड़ी सी जमीन कर दीजिए। तो जमींदार लापरवाही से कहता है, कर देंगे जमीन, अभी जा और शराब ले आ। इशारा साफ था, जिस लड़की की बात वो कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पुनी की छोटी बहन थी, जिसे घर पर अकेला पाकर उसे नौकर की मदद से उसके पास भेजा गया था और आखिर में मारकर उसे घर वापस रखवा दिया था। लेकिन इसी बीच रास्ते से गुजरती पुनी उनकी ये बातें सुन लेती है, जो अपने प्लान के मुताबिक गश्त लगाने आई थी। वो चुपचाप अंधेरे में सब सुनती है और उसी वक्त डिसीजन ले लेती है। फिर कुछ देर के बाद वो अकेली उस जमींदार की कुटिया के पास पहुंचती है, वो भी हाथ में जलती मशाल के साथ। यहाँ वो पूरी झोपड़ी के चारों ओर आग लगा देती है, जिसके बाद कुटिया धीरे धीरे जलती है। अंदर से चीखों की आवाज उठती है और थोड़ी ही देर में सब राख हो जाता है। इसी बीच कुछ समय के बाद नौकर जब शराब की बोतल लेकर लौटता है तो कुटिया को जलता हुआ देख वो चीखते हुए गांव वालों को बुलाता है। पानी, मदद, जो हो सके वो सब होता है, लेकिन सब बेकार जाता है, क्योंकि इतनी देर में जमींदार अंदर ही अंदर जलकर मर चुका होता है। अब पुनी इस आग से दूर भाग रही होती है ताकि वो किसी की नजर में ना आए, क्योंकि उसके हाथ में मशाल थी और ऊपर से पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। लेकिन तभी रास्ते में माया उसे देख लेता है। फिर वो तुरंत उसके हाथ से मशाल छीनकर बुझा देता है और उसे वहां से दूर ले जाता है। उसे पता था कि अगर किसी ने पुनी को इस हालत में जलती मशाल के साथ जमींदार के घर से लौटते देख लिया तो अगली बारी उसी की होगी। अब उस रात माया पुनी की जान बचाता है और उसे छुपने का मौका देता है। फिर अगले दिन जमींदार का बेटा अपने लोगों के साथ पूरे गांव पर टूट पड़ता है। वो गांव वालों को लाइन से खड़ा करके सबको मारता है और पूछता है, किसने मेरे बाप को जलाकर मारा, बोलो। लेकिन वो लोग चुप रहते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। हालांकि ये देखकर पुनी पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि उसी की वजह से सारे गांव वाले पिट रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक शब्द नहीं बोलती। असल में ये पहली बार नहीं था कि गांव वालों को छोटी छोटी बातों पर या बिना वजह जमींदार के आदमी पीटते रहे हों। अक्सर ऐसा होता ही रहता था, इसलिए पुनी और गांव वालों को इसकी आदत थी। अब उसी रात माया पुनी के घर के बाहर आता है। वो उससे कहता है कि अच्छा किया तुमने सच नहीं बताया, वो लोग तो वैसे ही हमें मारते पीटते हैं, चाहे हम कुछ भी करें। ऊपर से तुमने जो किया वो अपनी बहन के लिए किया, ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। फिर अगली सुबह माया का पिता पुनी के मामा से बात करने आता है। यहाँ वो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखता है कि माया पुनी से शादी करना चाहता है। अब पुनी का मामा और खुद पुनी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद माया और पुनी की शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उनके चेहरे पर कुछ शांति लौटने लगती है। फिर कुछ महीनों के बाद खबर फैलती है कि पुनी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद एक दिन जब माया खेतों में यूजुअल काम पर होता है तो काम खत्म होने के बाद उसके दोस्त खुश होकर उसे बधाई देते हैं कि अब तो तू बाप बनेगा। कोई कहता है जरूर बेटा होगा, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं लड़की होगी। ये सुनकर माया कहता है लड़का हो या लड़की सब भगवान की देन है। खैर अब काम निपटाकर वो और उसके दोस्त वापस गांव की तरफ लौटते हैं, लेकिन घर के पास पहुंचते ही दरवाजे पर जो दृश्य मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि पूरे आंगन में खून बिखरा हुआ है और अंदर पुनी की लाश पड़ी है। हालांकि वो मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी उसे जमींदार के आदमियों ने बेरहमी से मार डाला था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो गर्भवती है और उसके पेट में एक और जिंदगी पल रही है। अब माया ये सीन देखकर वहीं टूट जाता है और पुनी की लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। अब वो खुद अपने हाथों से उसकी कब्र खोदता है और खुद ही उसे दफनाता है। मिट्टी की हर परत के साथ उसके अंदर का सुकून और भरोसा भी नीचे दबता जाता है। खैर अब कुछ ही समय बाद जमींदारों का जुल्म और तेज हो जाता है। एक दिन उनके आदमी गांव पर धावा बोलते हैं और बुजुर्गों को उठाकर टॉर्चर करते करते मार डालते हैं।
लेकिन इन लोगों में माया का पिता और पुनी का मामा भी शामिल होता है। वजह बस इतनी थी कि ये बूढ़े जमींदार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर बैठे थे। अब जब तक माया वहाँ पहुँचता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। न अब उसके घर में कोई है, न परिवार में और न खानदान में। यहाँ तक कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले इन जमींदारों का सामना करे। इसलिए वो उसी वक्त गांव छोड़ देता है। इसके बाद वो कहीं दूर जाकर दिन रात यही सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, ये जुल्म कैसे रोके जाए। आखिर अकेला इंसान इन जमींदारों के खिलाफ क्या कर सकता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आता है और यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। खैर, अब हम देखते हैं कि माया मिट्टी से एक मूर्ति बनाता है। किसी देवता की साफ छवि नहीं, बस एक आकार, एक चेहरा। और इसके बाद वो उसे एक जगह स्थापित करता है, साथ ही दिया जलाता है और उसके सामने बैठकर कहता है, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लेकिन अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ, इस जुल्म को रोकने का रास्ता। वो घंटों उस मूर्ति के सामने बैठे बैठे पूजा, मंत्र, ध्यान जैसा कुछ करता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस मूर्ति के भीतर से करियन कुट्टी का देवता प्रकट होता है, मतलब उसका अक्स। अब वो माया की विनती सुनकर कहता है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। साथ ही इसके बाद वो उसे एक रिचुअल सिखाता है, जो होता है वही औडी विद्या। अब देवता माया से कहता है कि पहले तुम एक ब्राह्मण गर्भवती औरत को अपने वश में करो, उसे अपने पास बुलाओ, फिर एक तेज चाकू से उसके पेट को चीरकर अंदर से बच्चा निकाल लो। इसके बाद उसके पेट पर कुछ खास पत्तों का पीसा हुआ पेस्ट लगा दो, जिससे वो औरत सामान्य हो जाएगी, होश में आएगी और अपने आप घर लौट जाएगी। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर जब दूसरे दिन वो औरत मर जाएगी तो जिस बच्चे का खून तुमने निकाला उसे उन पत्तों के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लो और वो पेस्ट अपने कानों के पीछे लगा लो। उसके बाद तुम जो चाहो वही रूप ले सकोगे, जानवर का, पक्षी का, इंसान का। लेकिन जब असली रूप में लौटना हो तो अपने ऊपर हल्दी मिला पानी छिड़क लेना। और दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया होती है औडी विद्या। अब सुनने से साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि एक बेहद काला तंत्र है, जिसमें एक निर्दोष जान की कीमत पर शक्ति खरीदी जाती है। लेकिन इसके बावजूद बदले की आग और हताशा में डूबा माया यही रास्ता चुनता है। वो एक गर्भवती ब्राह्मण स्त्री को वशीकरण से अपने पास बुलाता है। अमावस्या की रात वो उस रिचुअल को पूरा करता है, यानी उसका पेट चीरता है, भ्रूण निकालता है और पत्तों का पेस्ट लगाकर उस औरत को वापस से ठीक करके भेज देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो औरत सच में मर जाती है। इसके बाद माया खून और पत्तों से बने उस पेस्ट को अपने कानों के पास लगाकर उस विद्या की शक्ति हासिल कर लेता है। कुछ समय के बाद वो अकेला किसी चट्टान के पास बैठा होता है और तभी उसे एक लड़की दिखती है, जो पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर नीचे कूदने वाली होती है। वो तेजी से उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो तुरंत नहीं मरोगी, हड्डियाँ टूटेंगी, जख्म होंगे, लेकिन नीचे जंगली जानवर हैं, वो तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे और वो मौत किसी भी सजा से बदतर होगी, इसलिए नीचे मत कूदो, वापस आ जाओ। लेकिन वो लड़की उससे कहती है, मेरा गांव इस पहाड़ी के नीचे है, जमींदार की बीवी के गहने चोरी हो गए हैं और शक हमारे गांव पर आया है, जिस वजह से जमींदार के लोग आए और उन्होंने सबको पीटा, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी मार डाला और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, तो आखिर मैं जीकर क्या करूं। अब इस लड़की का नाम होता है चिन्नू। फिर माया उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी पत्नी, बच्चा, पिता सब जमींदारों के जुल्म के शिकार हुए हैं। वो कहता है कि मैंने एक रास्ता चुन लिया है और मैं एक काम पर लगा हूँ, जो है इन जालिमों को खत्म करने का। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे एक साथी चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ रहकर मेरी मदद करोगी। इस तरह अब चिन्नू अपने अकेलेपन और दर्द के बीच में उसे हाँ कह देती है। इस तरह वो दोनों जंगल के एक एकांत हिस्से में एक कुटिया बनाकर साथ रहने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद माया को खबर लगती है कि आज रात एक जमींदार किसी औरत के पास जाने वाला है, इसलिए वो मूर्ति के पास जाकर फिर से पूजा करता है और अपनी शक्ति जगाता है और औडी विद्या की मदद से खुद को भैंस के रूप में बदल लेता है। फिर भैंस के रूप में वो उस जमींदार को ढूंढता है और उसका रास्ता रोकता है और पूरी ताकत से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अब काम पूरा होने के बाद वो भैंस चिन्नू के पास लौटती है, जैसा कि पहले ही तय था। अब इस वक्त चिन्नू याद रखती है माया की वो बात कि जब वो भैंस के रूप में आए तो उसके ऊपर हल्दी मिला पानी डाल दे। तो अब जैसे ही वो ये करती है, भैंस का शरीर धीरे धीरे बदलता है और माया अपने असली रूप में वापस आ जाता है। इस तरह अपनी पहली कामयाबी के बाद दोनों को बहुत खुशी होती है। फिर देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इसी दौरान एक दिन चिन्नू माया से कहती है
कि जिस जमींदार ने मेरे पिता को मारा, क्या तुम उसे भी मार दोगे? तो माया बिना झिझक के कहता है, हाँ मैं ये कर दूंगा, लेकिन बस मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि ये पूजा और ये विद्या अमावस्या की रात में ही करनी होती है। तो कुछ समय के बाद एक और अमावस्या आती है, जहाँ माया फिर से औडी विद्या का रिचुअल दोहराता है। यानी एक ब्राह्मण गर्भवती स्त्री को अपने काबू में करके उसे बुलाता है, उसका पेट चीरता है, भ्रूण निकालता है और पत्तों का पेस्ट लगाकर उसे वापस भेज देता है। लेकिन इस बार फर्क ये होता है कि चिन्नू ये पूरी प्रोसेस पर्दे के पीछे से देख रही होती है, हालांकि वो फिर भी खामोश रहती है। अब सुबह होने पर चिन्नू माया के पास आती है और धीरे से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो माया भी मुस्कुराता है और कहता है, आज रात मैं भी तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूँ। खैर, अब शाम को चिन्नू माया को अपने गांव की तरफ ले जाती है और उंगली से इशारा करके उस जमींदार को दिखाती है कि यही है वो आदमी जिसने मेरे पिता को मारा था। फिर रात होने के बाद माया औडी विद्या की मदद से एक गाय का रूप लेकर उस जमींदार पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर काम खत्म करके जब वो वापस चिन्नू के पास लौटता है तो चिन्नू खुशी से झूम जाती है। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट, जब थोड़ी देर के बाद चिन्नू माया को एक सच बताती है। वो कहती है कि असल में जमींदार की बीवी के जेवर उसी ने चुराए थे। दरअसल वो उनके घर में काम करने जाती थी और इसी बीच एक दिन अलमारी में रखे गहने देखकर उसका दिल डोल गया। मैं भी तो लड़की ही हूँ, ये सोचकर उसने वो हार अपने गले में पहन लिया और ऐसे ही बाहर निकल आई। लेकिन जमींदार के लोगों को जब जेवर गायब मिले तो गुस्से में उन्होंने चिन्नू के पिता को इतना मारा कि उनकी जान चली गई, पर चिन्नू तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। अब ये सब सुनकर माया के तो होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने मेरे हाथ से ये क्या पाप करवा दिया? मैंने ये विद्या लोगों के हक के लिए हासिल की थी, जालिमों को सजा देने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे ही पाप में धकेल दिया। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इस तरह अब माया गुस्से में चिन्नू की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन हाथ उठाकर भी उसे मार नहीं पाता, क्योंकि चिन्नू के पेट में उसी का बच्चा पल रहा होता है। इसके बाद माया बस एक ही सोच में डूबा रहता है कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। फिर एक रात वो दोबारा उसी मिट्टी की मूर्ति के पास जाता है जिसके सामने उसने पहली बार करियन कुट्टी को पुकारा था। इस बार वो फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। और फिर इसी भक्ति और पछतावे के बीच वो वहीं खुद को आग लगाकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद सीन यहीं से कट होकर फिर से प्रेजेंट डे पर आ जाता है, जहां हम समझ पाते हैं कि ये वेलू असल में माया का ही वंशज है। दरअसल चिन्नू ने अपने बेटे को ये औडी विद्या सिखाई थी और यहीं से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। खैर, अब एक शाम अभी और देवी हमेशा की तरह किसी सुनसान जगह पर मिलते हैं और बस प्यार भरी बातें करते रहते हैं। तभी दूर से छुपकर उन्हें देख रहा सुनील अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगता है। फिर अगली सुबह कलरी पाइट की क्लास खत्म होते ही सुनील अचानक अभी से लड़ाई करने लगता है और वो उसे बुरी तरह से पीटता है। यहाँ अभी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि सुनील आखिर उस पर टूट क्यों पड़ा। लेकिन तभी मारपीट के बाद आखिरकार सुनील बोल ही देता है, मैं पहले से देवी से प्यार करता था, लेकिन तुम बीच में आ गए और उसे मुझसे छीन लिया। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हमेशा की तरह अभी और देवी उस वाटरफॉल के पास मिलते हैं, जहाँ अभी सुनील के साथ हुई लड़ाई की पूरी बात देवी को बताता है। लेकिन इसी दौरान अचानक पीछे से कोई आता है और अचानक देवी को जोर से धक्का देकर नीचे धकेल देता है, जिसके बाद बेचारी देवी वहीं गिरकर मर जाती है और उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलती। उधर रात होने तक वेलू दरवाजे पर बैठा अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो घर नहीं लौटती तो वो बेचैन हो जाता है। आखिर में वो उम्मीद हार कर जमींदार के पास जाकर कहता है कि मेरी बेटी अपनी सहेली से मिलने घर से निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, जबकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो जमींदार उससे कहता है, वेलू तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेजता हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। चाहो तो मैं शहर जाकर पुलिस में शिकायत भी करवा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही जमींदार अपने बेटे अभी को कमरे में बंद करके रखता है। फिर वो कमरे में आकर अभी को डांटते हुए कहता है, जब वो लड़की नीचे गिरी तब तुम उसके साथ थे। अगर तुमने ये बात बाहर जाकर बता दी तो सब तुम ही पर शक करेंगे कि तुमने देवी को मारा। इसलिए कुछ दिन चुपचाप यहीं कमरे में रहो, जिससे लोग समझेंगे कि उस लड़की को कुछ नहीं हुआ और वो खुद ही कहीं चली गई होगी। तो इस तरह से वो अभी को घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। फिर कुछ समय के बाद अभी के बड़े भाई के दरवाजे खोलने पर अभी को मौका मिलता है और वो बाहर देवी की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन देवी कहीं नजर नहीं आती, उसकी लाश तक नहीं।
इसके बाद वो उसी वाटरफॉल के किनारे पहुंचता है और वहीं से नीचे छलांग लगा देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब ये सब होने के बाद वेलू सुनील के पास जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हाल ही में सुनील का अभी से झगड़ा हुआ था, जिसमें देवी को लेकर कोई बात चल रही थी। अब वेलू उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ पता भी है तो प्लीज मुझे सच बता दो। अब सुनील जो पहले से देवी से प्यार करता था, वो कुछ छुपा नहीं पाता, इसलिए वो सच बोल देता है। देवी को धक्का देने वाला असल में मेरा बाप वासु था। असल में कल रात वो पूरी तरह से नशे में था और बार बार बड़बड़ा रहा था कि मैंने धक्का देकर उस लड़की को नीचे गिराकर मार दिया। बस ये सुनना था कि वेलू के भीतर का दर्द गुस्सा बनकर फूट पड़ता है। वो सीधे वासु के पास जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। यहाँ वो अपनी कलरी की विद्या का इस्तेमाल करके उसे इस कदर मारता है कि वासु लगभग पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद वो उसके ऊपर बैठकर पूछता है कि बताओ तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। तो वासु सच उगल देता है कि मुझे जमींदार ने कहा था देवी को मारने के लिए। अब ये सुनते ही वेलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वेलू फैसला करता है कि अब वो भी अपने पूर्वजों की विद्या यानी उसी औडी विद्या का इस्तेमाल करेगा। इसलिए अब वो भी अमावस्या की रात करियन कुट्टी के देवता के सामने रिचुअल करता है और भैंस का रूप धारण कर लेता है। फिर उसी रूप में वो जमींदार पर टूट पड़ता है और उसे मार देता है। और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, हालांकि मुझे लगा था कि क्लाइमेक्स में कोई तो अलग सा एंगल होगा जिसमें कोई पुरानी कहानी या ट्विस्ट आएगा, लेकिन आखिर में आते आते शायद राइटर सो गया होगा, जो उसने नींद में एक बॉलीवुड की स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। खैर, बाकी क्लाइमेक्स के अलावा देखें तो मूवी देखने लायक थी, खासकर केरला की लोकेशन जो हमेशा जबरदस्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।